इंग्लिश लिटरेचर की डेवलपमेंट की चर्चा मॉडर्न एज की डेवलपमेंट की चर्चा के बिना अधूरी है। दरअसल मॉडर्न एज में इंग्लिश लिटरेचर काफ़ी व्यापक रूप से प्रभावित हुआ। जब भी हम मॉडर्न एज की बात करते हैं तो जो स्पेसिफिक टाइम स्पैन हमारे दिमाग के सामने आता है वो है 1901 से लेके 1950 के बीच का। और इस टाइम स्पैन पे दो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने लिटरेचर को काफ़ी हद तक प्रभावित किया। जो पहला फैक्टर है वो है साइकोलॉजी। हमारे सामने पहली बार बहुत ही इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिस्ट आए और जिन्होंने साइकोलॉजी एज अ इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट को इस्टेब्लिश किया। वे साइकोलॉजिस्ट थे सिगमंड फ्रॉयड और कार्ल यूंग। सिगमंड फ्रॉयड की बुक इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम ने क्रांति ला दी और ये बहुत हद तक प्रभावित करने में सफल रहा लिटरेचर को भी। पहली बार साइकोलॉजी की चर्चा विलियम जेम्स अपनी किताब प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी में करते हैं। और साइकोलॉजी इतना इम्पॉर्टेंट हो गया मॉडर्न एज में कि बहुत सारे नॉवलिस्ट, बहुत सारे शॉर्ट स्टोरी राइटर्स ने इसे एज अ टेक्निक इस्तेमाल किया अपने बुक्स में। पहली बार एक नया टेक्निक आई जिसे हम कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। ये मॉडर्न एज की एक बहुत ही विशिष्ट टेक्निक थी और इसे इस्तेमाल किया हेनरी जेम्स ने, जेम्स जॉयस ने, वर्जीनिया वुल्फ ने अपने नॉवेल्स में, अपनी शॉर्ट स्टोरीज़ में। अगर हम बात करें पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी की, अगर हम बात करें यूलिसिस की जो 1922 में पब्लिश हुई, अगर हम बात करें अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन की, अगर हम बात करें मिसेस डोलावे और जेकॉब्स रूम की, तो ये सारे के सारे टेक्स्ट इन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक को इस्तेमाल किया जो बात करती है एसोसिएशंस की। तो पहली बार जो मूवमेंट ऑफ माइंड है वो हमारे टेक्स्ट की स्टाइल बन गया। जो नॉवेलिस्ट हैं वो लिखना शुरू कर दिए स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक में जो बहुत ही पॉपुलर हुई। दूसरी चीज़ जो साइकोलॉजी ने प्रभावित किया वो था कंटेंट। पहली बार एडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स की न केवल चर्चा हुई बल्कि वो कंटेंट बने डीएच लॉरेंस के नॉवेल्स के। चाहे वो द वाइट पीकॉक हो, चाहे सन्स एंड लवर्स हो, चाहे द रेनबो हो, चाहे लेडी चैटरलीज लवर हो और चाहे और भी बहुत सारे नॉवेल्स हो जो डीएच लॉरेंस ने लिखे। उनके जो कंटेंट हैं वो इडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स पे ही आधारित हैं। डीएच लॉरेंस बात करते हैं मेन वीमेन रिलेशनशिप की, वे बात करते हैं लव एंड सेक्स की और उनकी नॉवेल्स इतनी बोल्ड थी कि लेडी चैटरलीज लवर को तो बैन कर दिया गया। कुछ समय तक वो बैन थी। इन नॉवेलिस्ट के अलावा और भी नॉवेलिस्ट थे जिन्होंने नॉवेल्स लिखे, जैसे जोसेफ कॉनरेड थे, उनकी लॉर्ड जिम बहुत पॉपुलर है, एजी वेल्स जिनकी द इनविंसिबल मैन और द टाइम मशीन बहुत पॉपुलर है, जॉन गॉल्सवर्दी द मैन ऑफ प्रॉपर्टी इनकी बहुत पॉपुलर है, आर्नल्ड बेनेट, ई.एम. फॉस्टर अ पैसेज टू इंडिया बहुत पॉपुलर है, रुडयार्ड किपलिंग इनकी किम बहुत पॉपुलर है, एल्डेक्स हक्सली, विलियम समरसेट मॉम और भी बहुत सारे नॉवेलिस्ट हैं जिन्होंने मॉडर्न एज में बहुत सारे नॉवेल्स लिखे और वे नॉवेल्स बहुत पॉपुलर हुए। जो अगला जॉनर है जो बहुत हद तक प्रभावित हुआ मॉडर्न एज में वो है पोइट्री। दरअसल मॉडर्न एज बात करती है अनरेस्ट और एंग्जाइटी की और डिक्लाइन ऑफ रिलीजियस फेथ की, जिसे बहुत खूबसूरती से कैप्चर किया टी एस एलियट के पोएम्स ने और डब्ल्यू बी येट्स के पोएम्स ने। साथ ही साथ मॉडर्न एज में जैसा कि हमने चर्चा किया कि वॉर एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर था, तो पहली बार हमने देखा कि वॉर पोइट्री भी मॉडर्न एज में लिखी गई। और जब वॉर पोइट्री की बात होती है तो दो प्रकार के वॉर पोइट्स हमारे सामने आते हैं। एक प्रकार के पोइट्स वो पोइट्स हैं जिन्होंने वॉर की हीरोइज़्म को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की, जिन्होंने वॉर के बहाने एक प्रकार से हीरोइज़्म या पेट्रोटिज़्म को फोरग्राउंड करने की कोशिश की। लेकिन दूसरे प्रकार के जो पोइट्स थे वॉर पोइट्री के, वे वॉर के जो डिस्गस्ट है, जो हॉरर है, जो एंग्स्ट है, जो ब्लडबाथ है, उसको सामने लाया। ये दरअसल पोइट्स ऑफ ट्रेंचेस थे। ये सीधे जाते थे सोल्जर्स के साथ, उनके ट्रेंचेस में रात बिताते थे। वे हॉस्पिटल जाते थे जहाँ पर वो सोल्जर्स की म्यूटिलेटेड बॉडीज़ को देखते थे और इस प्रकार से ये लोगों को उन वॉर के हॉरर से रूबरू कराने का प्रयास करते थे जिसको उन्होंने अपनी आँखों से देखा।
तो पहले प्रकार के जो पोएट थे जिन्होंने वॉर को एज अ हीरोइक आगे बढ़ाया, वो थे रूपर्ट रूपर्ट ब्रूक। और इनकी पोएम्स जो है वो कलेक्टेड पोएम्स, जिसमें हमें बहुत सारी पोएम्स मिलती हैं जो वॉर की हीरोइज्म और पेट्रियटिज्म की बात करती है। लेकिन विल्फ्रेड आउन और सिगमंड ससून, ये लोग वॉर के एंग्स्ट, वॉर के हॉरर, वॉर के साइड इफ़ेक्ट, म्यूटिलेटेड बॉडीज़, ब्लडशेड, इनकी चर्चा करते हैं। कहने का मतलब है कहीं न कहीं लोगों को अप्राइज़ करने की कोशिश करते हैं कि वॉर अच्छी चीज़ नहीं है, इससे एक मास डिस्ट्रक्शन आ रहा है और कई लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। अब अगर हम रिलीजियस डिक्लाइन की बात करें तो हमारे सामने टी.एस. एलियट जैसे लोग भी हैं, जिन्होंने अपने एज में जो रिलीजियस डिक्लाइन थी उसको कैप्चर किया अपने पोएम्स में। टी.एस. एलियट की पोएम द लव सॉन्ग ऑफ ज. एल्फ्रेड प्रूफॉक और द वेस्टलैंड न केवल इन्होंने एक अलग डिक्शन दिया, बल्कि ये चर्चा करती है कि किस प्रकार से मॉडर्न एज में जो रिलीजियस फेथ है वो डिक्लाइन हो रही है और मॉडर्न मैन एलियनेटेड हो रहा है। साथ ही साथ W.B. येट्स थे मॉडर्न एज में, और W.B. येट्स को हम लोग द लास्ट रोमांटिक्स कहते हैं। संभवतः उनकी पोइम्स में हमें मिस्टिसिज्म मिलती है, रोमांटिसिज्म मिलती है और कहीं ना कहीं सिंबलिज्म भी हमें मिलती है। इन्हें लास्ट रोमांटिक्स इसलिए कहते हैं कि वे हमेशा आयरलैंड के बारे में लिखते थे, और चूँकि वो आयरलैंड के थे और बाद में वो लंदन चले आए थे, तो कहीं ना कहीं उनके मन में आयरलैंड के प्रति एक फैसिनेशन था, और वो फैसिनेशन इनकी पोइम्स में हमें रिफ्लेक्शन दिखता है। इसके अलावा उनकी एक पोएम थी द सेकंड कमिंग, उसमें वो बात करते हैं एक मिथ की, एक हॉरर की, एक ब्लड बाथ की, जो संभवतः भविष्य में होगी। मॉडर्न एज में हमने और पोइट्री में दो चीज़ें और देखी हैं, जैसे इमेजिस्ट मूवमेंट और सिंबलिस्ट मूवमेंट। पहली बार इमेजेस की चर्चा होने लगी, पहली बार सिंबल्स की चर्चा होने लगी, और इसके जो फ्रंट रनर थे वो एजरा पाउंड थे, जो कि टी.एस. एलियट के गुरु भी थे। और एजरा पाउंड का मानना था कि कम से कम शब्दों में अगर हम अपनी बात कह पाएँ तो जो हमारी पोएम्स है वो काफ़ी खूबसूरत होगी। और पोइट्री की अगर हम बात करते हैं तो टॉमस हार्डी की पोएम्स भी हमें मिलती है मॉडर्न एज में। वो भले पेसिमिस्टिक थी, लेकिन वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट थी और वैल्यूबल भी थी। W.H. ऑर्डन, डायलन थॉमस, टेड ह्यूज और सिल्विया पाथ की जो कन्फेशनल पोएम्स थे वो भी हमें मिलती है मॉडर्न एज में। अगर हम बात करें ड्रामा की तो जॉन गॉल्सवर्दी की जो रियलिस्टिक ड्रामा, सोशल ड्रामाज हैं वो हमें मिलती है, जैसे उनकी प्लेस हैं द सिल्वर बॉक्स, स्ट्राइफ, जस्टिस, वो हमारे सामने हैं। मॉडर्न एज में एक ड्रामा और बहुत पॉपुलर हुई जिसे हम कहते हैं प्रॉब्लम प्ले, जो कि एक ओपन एंडेड प्ले है जिसे ड्रामा ऑफ आइडियाज़ भी कहते हैं। और इसके जो फ्रंट रनर थे वे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ थे, जिन्होंने जो इंस्पायर थे काफ़ी हद तक हेनरिक इब्सन के से, और इनकी जो प्लेस थी वो प्रोज में लिखी जाती थी और वो डिबेटेबल थी, मतलब वो एक तरीके से काफ़ी विटी होती थी। इनकी प्लेस जैसे आर्म्स एंड द मैन, कैंडिडा, मैन एंड सुपरमैन, पिग्मेलियन, ये सारी प्लेस बहुत पॉपुलर हुए और एक प्रकार से हम कहें तो ड्रामा रिवाइव हुआ मॉडर्न एज में। साथ ही साथ टी.एस. एलियट को हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि टी.एस. एलियट ने पहली बार पोइटिक प्ले लिखी, एक प्ले जो ऑलमोस्ट मर चुकी थी। मतलब एक प्रकार से प्रॉब्लम प्ले के एरा में जब लोग प्रोज में अपने प्लेज लिखा करते थे, तो टी.एस. एलियट ने पोइटिक प्लेज लिखी, और उनकी प्लेज थी मर्डर इन द कैथेड्रल, जो बहुत ज़्यादा चर्चित हुई और फेमस हुई।